और कवर स्टोरी की शुरुआत हम कर रहे हैं मुंबई में बीते दिन आए कोरोना के आंकड़ों से। ताजा अपडेट जो 6 बजे आया है बीएमसी की ओर से, मुंबई में पिछले 24 घंटे के भीतर 2500 से ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े एक दिन पहले ही आए मामलों के मुकाबले करीबन 80% ज्यादा हैं। कोरोना के केस में आए इस उछाल के बीच मुंबई में 251 मरीज संक्रमण से रिकवर भी हुए हैं, लेकिन जो नए मामले आ रहे हैं और जो रिकवरी आ रही है, अब आप देखिए उसमें जो गैप है वो चिंताएं बढ़ाता है। मुंबई में इस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 8000 के पार है। आर्थिक राजधानी में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तेजी कई दिनों से जारी है। ओमिक्रॉन के बीच यहां कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। हालांकि इसकी एक वजह हो सकता है टेस्टिंग भी हो। महाराष्ट्र सरकार ने टेस्टिंग में तेजी कर दी है। यहां आज 51,843 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। और मुंबई में बढ़ते कोरोना के केसेस पर ज्यादा अपडेट के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी एकता सूरी जुड़ चुकी हैं। एकता, बताइए मुंबई में कोरोना का क्या हाल? जबरदस्त उछाल, 2500 से ज्यादा मामले 24 घंटे में। जी बिल्कुल दीपक, मुंबई में जो कोविड केसेस हैं वो बहुत ही अलार्मिंग रेट पर इंक्रीज हो रहे हैं। 1100% के आसपास, इससे भी ज्यादा मैं बोल सकती हूँ कि उस रेट पर शहर में जो कोविड केसेस है उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। सोमवार को हमने देखा कि 800 के आसपास केस थे, मंगलवार को 1300 के आसपास केस पहुंचे और अब बुधवार की अगर हम बात करें तो 2500 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो एक अलार्मिंग रेट पर शहर में कोविड के केसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से बीएमसी के ऑफिशियल्स हो या फिर राज्य के मंत्री हो राजेश टोपे, हेल्थ मिनिस्टर, उनकी भी अपील है कि हर किसी से कि कोविड के नियमों का पालन करें, क्योंकि फेस्टिव सीजन है। इस वजह से आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि टेस्टिंग इंक्रीज हो रही है। लेकिन मुंबई शहर की अगर हम अकेले बात करें तो देश की आर्थिक राजधानी, पूरे राज्य के अगर हम कोविड केसेस के साथ कंपेयर करें तो 60% से ज्यादा का जो लोड है वो मुंबई की वजह से ही है कोविड केसेस में। जो महाराष्ट्र के साथ अगर हम कंपेयर करें तो शहर में जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, हर किसी से अपील की जा रही है कि कोविड के नियमों का पालन करें। दीपक, बिल्कुल। और टेस्टिंग जो आपने रीजन बताया है, टेस्टिंग के आंकड़े किस तरह के हैं? क्या वाकई में संक्रमण बढ़ने के पीछे जो बढ़ती हुई टेस्टिंग है वही एक रीजन है? जी बिल्कुल। सुबह राज्य के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी ने भी ये बयान दिया था कि टेस्टिंग काफी बढ़ गई है। 50,000 से ज्यादा के लोग टेस्ट किए जा रहे हैं, जिस वजह से उनका रीजन ये है कि क्योंकि टेस्टिंग बढ़ गई है इसीलिए कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोगों की भी लापरवाही देखी जा रही है, ये भी एक वजह बता रहे हैं बीएमसी ऑफिशियल्स। क्योंकि फेस्टिव सीजन है, पार्टी मोड है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं सुस्ती दिखा रहे हैं। इस वजह से कड़े नियमों की भी एक तरह से चेतावनी दी गई है, कड़ी पाबंदियों की चेतावनी दी गई है, ये कहते हुए कि अगर आपको कोई भी पार्टी के लिए जाना है या कोई भी जश्न मनाना है, नए साल का भी अगर आपको जश्न मनाना है, तो कोविड के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। हमने सुबह ये भी देखा, आदित्य ठाकरे का एक बयान आया कि अगर कोई रेस्टोरेंट या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट कोविड के नियमों का पालन नहीं करती है तो उसे कुछ महीनों के लिए सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी बिल्डिंग में अगर ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो उसे सील करने की भी चेतावनी दी गई। तो एक तरह से सरकार कड़े शब्दों में ये कह रही है हर किसी से कि अगर आपको लॉकडाउन नहीं चाहिए या और सख्त पाबंदियां नहीं चाहिए तो उसका जिम्मा आप ही के ऊपर है। सेल्फ रेगुलेशन से ही बचा जा सकता है, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में टास्क फोर्स और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि पाबंदियां और कितनी कड़ी की जाए। दीपक, और लगे हाथ एकता, अगर आपके पास मुंबई में ओमिक्रॉन के संक्रमण का कोई डेटा अगर है फिलहाल तो वो भी बता दें। ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है? जी, ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन के केसेस जो शहर में है वो 600 से ज्यादा है, लेकिन पूरे राज्य की भी हम बात करें तो ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है। लेकिन फिर भी कोविड की केसेस में हमने उछाल देखा है। ऑफिशियली एक तरह से बोल सकते हैं आदित्य ठाकरे ने ये डिक्लेयर भी कर दिया है कि ये तीसरी लहर की शुरुआत है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हर किसी से एक ही यही अपील की जा रही है कि कोविड के नियमों का पालन यहाँ पर बहुत जरूरी है। दीपक, शुक्रिया इस अपडेट के लिए एकता सूरी आपका। तो मुंबई में 24 घंटे में 2510 केसेस कोरोना के डिस्चार्ज जो हुए हैं, जैसे हमने आपको बताया 251 हुए हैं। 6 बजे के ये डेटा है जो ताजा बीएमसी की ओर से जारी किए गए हैं। अब इस तरह से कुल एक्टिव केसेस जो हैं वो 8060 हो गए हैं मुंबई में। और जैसा एकता बता रही थी कि शायद इसके पीछे बढ़ते हुई टेस्टिंग भी हैं, क्योंकि कल जो 1300 के आसपास जो मामले सामने आए थे उसके पीछे का जो टेस्टिंग अगर आप डेटा देखें तो वो 32,000 के आसपास था और आज 52,000 के आसपास हुए हैं। तो तब जाके 25 के आसपास ये केसेस सामने आए हैं। लेकिन बहरहाल
हर कोई यही हिदायत दे रहा है कि अगर सख्तियां नहीं चाहिए और ज्यादा और मामले गंभीर ना हो उससे पहले ही लोग सुधरें, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्किंग का पालन करें। बहरहाल देश में ओमिक्रॉन के मामलों की अगर बात करें तो ये भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तक ओमिक्रॉन के 800 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र और दिल्ली का है। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जहां दिल्ली में अब सख्तियां लागू हैं तो महाराष्ट्र में भी सख्तियां बढ़ाई गई हैं। हमारा मकसद फिर बता दें, आपको डराना नहीं है, सावधान करना है, सतर्क करना है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बढ़ रहा है कोरोना का पॉजिटिविटी रेट। वैक्सीनेशन के साथ ही अब क्यों हमें ज्यादा सावधान और सतर्क होने की जरूरत है, वो आप कोरोना के आंकड़ों से समझ सकते हैं। कोरोना के मामलों की बात करें तो देश में बीते दिन 9,195 केसेस नए मिले हैं। 27 दिसंबर की तुलना में 28 दिसंबर का आंकड़ा 44% ज्यादा है। एक्टिव मामलों की संख्या भी 77,000 के पार हो गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1% के पास पहुंच गया है। 28 दिसंबर को दिल्ली में 496 नए मामले मिले। ये मामले दिल्ली में 2 जून के बाद एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस है। इसके अलावा नेशनल कैपिटल में पॉजिटिविटी रेट भी 31 मई के बाद सबसे ज्यादा 0.89% दर्ज की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज डीडीएमए की बैठक हुई। इस बैठक में अगले कुछ दिन येलो अलर्ट लागू रखने पर ही फैसला किया गया है। आने वाले दिनों में हॉस्पिटल बेड की ऑक्यूपेंसी को देखते हुए दूसरी पाबंदियों के फैसले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मुंबई में मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई में 28 दिसंबर को 1,333 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 7 महीनों में एक दिन में सबसे ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार और सख्ती बढ़ा सकती है। एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। सेकंड, हम थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस जितना ज़रूरी है उतना बढ़ाने के बारे में भी सोचना होगा। जैसा कि मैरिजेस में बहुत भीड़ हो रही है, सेलिब्रेशंस में बहुत भीड़ हो रही है और इन जनरल ट्रांसपोर्टेशन में भी भीड़ हो रही है। तो इसके बारे में क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि स्प्रेड न हो, संक्रमण न हो, ये देखने का भी हम काम जरूर करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक नए साल के जश्न के लिए कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते। 31 दिसंबर को आतिशबाजी पर रोक रहेगी और नए साल पर सड़कों पर भीड़ नहीं जुट सकती। समुद्र तट, गार्डन, सड़कों पर भीड़ भाड़ पर रोक लगेगी। इसके साथ ही गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी पर भीड़ नहीं जुटेगी। 60 से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और हॉल या बंद सभागृह में 50% क्षमता के साथ ही फंक्शंस कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों ने भी कुछ कड़े कदम उठाए हैं। जहां हरियाणा में 30 दिसंबर से शाम 6 बजे तक बाजार बंद रखे जाएंगे, वहीं बिहार में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पार्क बंद रहेंगे। इस दौरान पार्क, चिड़ियाघर जैसी जगहों पर जश्न पर रोक रहेगी। ओमिक्रॉन को लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर सख्ती बरती जा रही है। पुडुचेरी में न्यू ईयर पर मॉल, होटल और हॉल में फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। गोवा में रेस्टोरेंट और पार्टियों में जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन या फिर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। कोरोना से बचने के लिए जरूरी है कि हम सब सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, कोविड नियमों को मानें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ताकि कोरोना से लड़ाई मजबूत हो सके और ओमिक्रॉन का साया जल्द से जल्द टल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भी ओमिक्रॉन का खतरा और दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके चलते एक बार फिर कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड तेजी आ रही है। बीते दिन की बात करें तो पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए हैं। 6,000 से ज्यादा मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे के भीतर 3 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। 1,800 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा है। फ्रांस में हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। यहां एक दिन में 1,79,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। ब्रिटेन के अस्पतालों में ओमिक्रॉन मरीजों की दर 53% से ज्यादा हो गई है। कोरोना के मामलों में एक बार फिर आई तेजी को लेकर WHO ने भी चिंता जाहिर की है और सतर्क हो गया है। WHO का कहना है कि पिछले हफ्ते कोरोना के मामलों में 11% की बढ़ोतरी हुई है। इन मामलों में ओमिक्रॉन के मरीज भी शामिल हैं। WHO के मुताबिक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते मामले बढ़ रहे हैं। कई देशों में ओमिक्रॉन के मामले डेल्टा वेरिएंट से भी आगे निकल चुके हैं।
और दुनिया के साथ साथ देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खास मेहमान फोर्टिस हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनीता मैथ्यू। डॉक्टर मैथ्यू, स्वागत है मैम आपका। मैं मैम मुंबई से शुरुआत करूंगा। यस मैम, मुंबई से शुरुआत करेंगे मैम। 2500 से ज्यादा 24 आवर्स में ये जो मामले बढ़े हैं, इसके पीछे क्या आप वजह देखते हैं? क्या सिर्फ टेस्टिंग ही जो बढ़ी है, जो कि दिखी है 32,000 से 52,000 टेस्टिंग हुई है, क्या वही एक वजह है या बाकी ओमिक्रॉन या कुछ दूसरे कारण भी आप इसके पीछे मानती हैं? टेस्टिंग ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर रीजंस है, बट टेस्टिंग तभी कराया भी जाता है जब भी इंसान में सिम्टम्स रहे। तो जनरली जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं दे आर सिम्टोमेटिक, छोटा मोटा सिम्टम्स है, और अगर लोअर थ्रेशोल्ड है उस टाइम पे टेस्टिंग का, तो जब जनरली अपने पास नंबर्स थोड़े ज्यादा दिखते हैं। और स्पेशली जैसे आप लोग पहले भी बता चुके हैं, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीजन, एक तो विंटर सीजन है, विंटर में जनरली इन्फेक्शंस और फ्लू के टाइप के इन्फेक्शंस के प्रमाण ज्यादा हो जाते हैं। सेकेंडली, काफी हद तक पूरा का पूरा कंट्री ओपन अप हो चुका था और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कहते हैं वो लगभग चला ही गया है। तो ये सभी कारण है जिसके वजह से द नंबर्स आर ऑन द राइज। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पे ओमिक्रॉन का भी उसमें हाथ रहेगा। हम उतना ज्यादा जेनेटिक टेस्टिंग तो नहीं कर पा रहे, वी आर टेकिंग एंड पिकिंग अप नंबर्स और उसको हम टेस्टिंग पे बेचते जाते हैं और उसमें हमें टेस्टिंग पॉजिटिव मिल जाता है। बट हर पेशेंट का जीनोमिक टाइपिंग नहीं होता, तो इसमें से कितना नंबर्स ओमिक्रॉन एक्चुअल है वो भी एकदम विस्तार से बताया नहीं जा सकेगा। बट हायर टेस्टिंग, लेसर ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो फ्लू सीजन है, ये तीनों साथ में मिलके अपना नंबर्स बढ़ा रही है। और मैं मुंबई में खास तौर से देख रहा हूं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और जो आम लोग हैं वो भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। सिम्टम्स किस तरह के हैं? क्योंकि अभी तक के केसेस, कल मैं कुछ बयान भी पढ़ रहा था जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उनका कहना था कि गनीमत यह है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं है। मुंबई में किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, उनके सिम्टम्स क्या है मैम? सिम्टम्स साधारण फ्लू वाले सिम्टम्स ही हैं। सो सर्दी, खांसी, जुकाम, किसी किसी को लूज मोशन, जो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो हमें पहले और दूसरे जो वेव था जिसमें नजर आ रहा था, वैसा वाला नहीं आ रहा है टिपिकल सिम्टम्स इसमें। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, लिटिल बिट ऑफ कॉफ। बहुत सारों में मेजर सिम्टम्स या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमने अभी तक तो पाई नहीं गई है। एक्चुअली देखा जाएंगे तो मेजॉरिटी केसेस को हम घर पे मैनेज कर पा रहे हैं, वैसी स्थिति है। हमारा सिर्फ एक ही वजह से चिंता है कि बहुत ज्यादा नंबर्स अगर एक साथ में आ जाएं तो ओवरवेल्म हो जाएगा सिस्टम, और वो कोप अप करना उस वक्त में मुश्किल पड़ जाना, और वहां पे फिर मोर्टेलिटी और नंबर डेथ वगैरह का उस टाइम पे बढ़ोतरी हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ में बीमार गिर जाएंगे। तो हेल्थ केयर सिस्टम उतना कोप अप नहीं कर पाएगा, विच इज वेयर वी आर वरीड। और दिक्कत यह है कि जिस तरह के सीजन में हम हैं, फेस्टिव सीजन है, लोग मान नहीं रहे हैं, बार बार हिदायतें दी जा रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं। आपको लगता है मैम कि क्या वाकई में 2500 के पार हो जाना केसेस को, कारण चाहे जो भी हो, टेस्टिंग कहें या इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इससे कड़े फैसले और ले सकती है? थोड़ा बहुत तो रेस्ट्रिक्शन जरूर आएगा। लॉकडाउन जैसी स्थिति तो शायद नहीं बनेगी, ओके, पर थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस तो आना है, और आना शायद जरूरी भी है। थोड़ी अगर हम अपनी तरफ से बोलेंगे नहीं कि आप अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, बराबर मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ये चीजें जरूरी है। हम शायद थक गए हैं ये सब करते करते, 2 साल हो गया, हम भी समझते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो टेंडेंसी रहती है, थक जाता है इंसान वो सब करते करते। पर वो करना भी उतना जरूरी है, बिकॉज सिर्फ वैक्सीन तो आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा। तो वैक्सीन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसके साथ साथ चलते चलते एटलीस्ट अगर आप 85 to 90% प्रोटेक्शन अपने आप को दे सकते हो तो क्यों नहीं। तो थोड़ी तो उनको रेस्ट्रिक्शंस प्लेस में लानी पड़ेगी, वरना मुश्किल हो जाना है कंट्रोल रखना। ओके मैम, इस बार क्या, वैसे तो शायद अभी वाले जो केसेस आए हैं, जो विंटर सीजन वाले हैं, उसमें शायद थोड़ा सा जल्दबाजी होगी इसका आकलन करना, लेकिन फिर भी किसी मोमेंट पे आपने लोगों क्या कोई आकलन कर पाए हैं कि इस बार का जो संक्रमण सर्दियों वाला है उसमें
बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बुजुर्ग ज्यादा हैं, वयस्क हैं? किस तरह का अभी तक का आपका अनुभव रहा है? अभी तक का जितना हमने देखा है कि एक अगर फैमिली मेंबर इफेक्ट हो रहा है तो पूरी की पूरी फैमिली इफेक्ट हो रही है। अच्छा। तो डेफिनेटली इट इज स्पैनिंग ऑल एज ग्रुप्स। ऐसा नहीं है कि एक ही को हो रहा है। अब तक जितने देखे गए हैं पूरी की पूरी फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। या तो अगर घर में एक बंदा थोड़ा बहुत उसको सिम्टम्स है कंप्लीटली सेग्रीगेट उसने शुरुआत में कर दी तो फिर इतना ज्यादा हमें नहीं दिख रहा, बट ऑल एज ग्रुप्स आर गेटिंग अफेक्टेड। बट भगवान की दया से उतना बुरा हाल नहीं जा रहा है जैसा अप्रैल मार्च में हुआ था हमारा। बिल्कुल। और लेकिन तो अभी तक तो नहीं है। लेकिन उस समय भी ऐसी शुरुआत हुई थी कि एक अगर परिवार का संक्रमित हो रहा था तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो संक्रमित हो रही थी। फैमिलीज बिल्कुल। लेकिन गनीमत ये है शायद अभी हाँ जी, हाँ जी, अभी सिर्फ इतना है कि सबके सब एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं, इसलिए एक्सटेंडेड फैमिलीज भी हो रही हैं। यस। उस टाइम पे फिर भी थोड़ा बहुत डर था तो लोग अपने फैमिली में ही सीमित रहते थे। अब जैसे कि थोड़ा सा खुल गया है, वैसे जैसे आपने बताया शादियां हो या फेस्टिविटीज हो, सब एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं और उसमें हमारे नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो दैट समहाउ अगर थोड़ा कर्व आ जाएगा तो शायद अपना इतना ज्यादा एस्केलेट नहीं होगा और वो जरूरी है फिलहाल के टाइम के लिए। ऑलराइट। एक आखिरी सवाल मैम, वैक्सीनेशन को लेकर आप लोगों का क्या आकलन है? जो फर्स्ट डोज वाले हैं वो ज्यादा संक्रमित हैं, डबल डोज वाले हैं, री इन्फेक्शन वाले हैं, या जिन्होंने डोज नहीं लगाई है बिल्कुल भी वो वाले लोग हैं? कोई आकलन इस बारे में? जिन्होंने डोज नहीं लगाई है वो डेफिनेटली एट अ हायर रिस्क है। जिनके 2 डोजेस हुए हैं वो भी अगर ओमिक्रॉन रहता है तो हमें पता है कि वो अपने रूटीन वैक्सीन से थोड़ा सा अलग, उसकी जो स्पाइक प्रोटीन से थोड़ी सी अलग हो चुकी है, इसके लिए उसमें कंप्लीट प्रोटेक्शन तो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो वैक्सीन के जो इफेक्ट है उसको एस्केप कर रहा है। जो एक ही डोज हुआ है या जिनका डोज एकदम शुरुआत में गया था ये साल के बिगिनिंग में, उनके जो एंटीबॉडी लेवल्स है वो काफी घट चुके हैं। उस घटौती की वजह से यू आर गेटिंग अ री इन्फेक्शन। तो जो बूस्टर का जो डिसीजन है वो राइट डिसीजन है और जितनी जल्दी दिया जाएगा उतना बेहतर है हमारे लिए। ऑलराइट। सो बूस्टर जितनी जल्दी दिया जाए उतना जरूरी भी होगा और अच्छा भी होगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी और अच्छी बात यह होगी कि हम सब इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और जो फेस्टिविटीज और जो बाकी 31st और बाकी जो हमारे आसपास के जितने कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें हम थोड़ा सा संयम बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह हमारी जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता मैथ्यू, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने और महत्वपूर्ण विषय पर। थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं। एंटी कोविड दवाई मोलनुपिराविर को कई दवा कंपनियां रविवार तक बाजार में उतार भी सकती हैं। जी हां, जी मीडिया को फार्मा इंडस्ट्री के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दवाई के फुल डोज की एमआरपी 1800 से 2500 रुपए के बीच हो सकती है। हालांकि यह एमआरपी होगी, जबकि ग्राहकों को इस एमआरपी पर 30 से 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। आगे जाकर इसकी कीमत और कम हो सकती है। हमने आपको कई कार्यक्रमों के जरिए बताया भी है कि एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसी पर आपको खरीदना है, आप मोल भाव भी कर सकते हैं, उपभोक्ता का अधिकार है। और खबर तो यह भी है कि इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो खुदा ना खास्ता इसकी जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए किसी को, लेकिन अगर बाय द वे किसी को अगर जरूरत पड़ी तो कम कीमत पर यह उपलब्ध हो सकती है। आगे जाकर इसकी कीमत और कम हो सकती है। मोलनुपिराविर उन कोविड मरीजों के इलाज में कारगर हो सकती है जिन पर कोरोना का कम या फिर मध्यम दर्जे का असर है। घरेलू ड्रग रेगुलेटर ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते असर को देखते हुए मोलनुपिराविर के लिए इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी है। साथ ही 13 दवा कंपनियों को इसे बनाने और बेचने की छूट भी दी है। और अब एक आम उपभोक्ता के लिए, हमारे और आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपके घर में, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल में मिलावट है। जी हां, कुछ दिन पहले तक आप सुन रहे थे कि खाने का तेल महंगा है, उससे थोड़ी बहुत राहत जैसे ही मिलती दिख रही थी। अब खबर यह है कि खाने के तेल में मिलावट है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI, जिसे हम फसाई भी कहते हैं, उनका यह सर्वे है। फसाई ने एडिबल ऑयल सर्वे 2020 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस सर्वे में ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे यह साबित होता है कि खाने के तेल में जहरीला तड़का लगाया जा रहा है।
आयोडीन, केमिकल, पेस्टिसाइड्स और भारी मेटल, ये वो कुछ चीजें हैं जो आपके घर आने वाले खाने के तेल में मिली हो सकती हैं। वो तेल जिसका तड़का आप हर सब्जी में लगाते हैं स्वाद और सेहत के लिए, वही तड़का जहरीला हो सकता है और आपको बहुत बीमार कर सकता है। और ये हम नहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्वे कह रहा है। फसाई ने तेल में मिलावट को लेकर 25 से 27 अगस्त के बीच में एक सर्वे किया और अब सर्वे के आंकड़े जारी किए गए हैं। सर्वे में 24.2% खाने का तेल तय मानक से खराब क्वालिटी का निकला। इनमें फैटी एसिड, अन्य तेल और आयोडीन की मिलावट की गई थी। वहीं 12.8% तेलों में ब्रांडिंग की गड़बड़ी मिली, यानी कि जिस ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा था उस ब्रांड का वो तेल था ही नहीं। ब्रांडिंग में बताया गया था कि तेल में विटामिन ए और डी है, लेकिन जांच में ये सब मिला ही नहीं। वहीं सर्वे में शामिल सैंपल में 2.42% में खतरनाक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स पाए गए। कई सैंपल्स में मॉइस्चर और भारी मेटल मिले हैं। कुछ तेलों के सैंपल में लेबल पर गलत जानकारी थी। मिलावटी तेल खाने से आपको कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इससे पेट में गैस, एसिडिटी आदि दिक्कतें पेश आ सकती हैं। तेल में रंगों के इस्तेमाल से किडनी को नुकसान हो सकता है। खतरनाक केमिकल से दिल की बीमारी हो सकती है और मिलावटी तेल से बच्चों का मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। लेकिन इन नुकसानों से आप बच सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर पर ही तेल में मिलावट की जांच कर सकते हैं। फसाई ने खुद इसका तरीका बताया है। फसाई के मुताबिक टेस्ट ट्यूब में 1 मिलीलीटर तेल लें, इसमें 4 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर मिलाएं और टेस्ट ट्यूब को हिलाएं। इस मिक्सचर से 2 मिलीलीटर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में लें और बाकी मिक्सचर में 2 मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाएं। इसके बाद आप देखेंगे कि शुद्ध तेल की ऊपरी परत में कोई रंग बदलता नहीं दिखेगा, जबकि मिलावटी तेल की ऊपरी परत में रंग बदल जाएगा। फसाई के मुताबिक HCl एसिड मिलावटी तेल के नमूने से प्रतिबंधित रंग निकालता है, जबकि शुद्ध तेल के रंग में कोई बदलाव नहीं दिखता। फसाई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खाने के तेलों में मिलावट रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। इसके साथ ही तेल कंपनियों को भी इस मिलावट के खेल को लेकर सतर्क किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खाने के तेल में इस मिलावट या यूं कहें इसकी क्वालिटी को लेकर या इसके जो इसमें मिलावट की जा रही है उस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी बीवी मेहता साहब। मेहता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारा शो पर। सर, कितना गंभीर आप इसे मानते हैं? फसाई की इस सर्वे को 25% तेल को बताया जा रहा है कि वो सब स्टैंडर्ड है या मिलावट है उसमें या उसमें जहर है। सर जी, पहले एक बैकग्राउंड में म्यूजिक का आवाज आ रहा है, जरा बंद करवा दे के। श्योर सर, श्योर। मैं अपनी टीम को कहता हूं। हाँ, पहले तो मैं ये मुद्दे पे FSI को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि पान इंडिया सर्वे करके पता चला कि कैसी हमारी यहाँ एडिबल ऑयल की क्वालिटी है, कोई मिस ब्रांडिंग है या तो क्या क्या और चीज है, काफी जानकारी मिली। मगर ये रिपोर्ट जुलाई अगस्त 2020 में किया गया था और इसकी जानकारी खाली अलार्मिंग है। 1/4 सैंपल फेल हुए, किसके लिए? कि एडल्ट्रेशन और मिक्सिंग ऑफ अदर ऑयल। इट्स क्वाइट अलार्मिंग है और ये चीज देख के तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। और उसका एक हमने आज आपका फोन आने के बाद में और एक थोड़ा डिटेल में गया, उसका एक मेजर रीजन है कि लूज ऑयल, सबसे ज्यादा मिलावट लूज ऑयल में होती है। एज पर द एक्ट, पैकेज एक्ट, लूज ऑयल का सेल अलाउ नहीं है। फिर भी आज कम से कम 25 से 30% सेल लूज ऑयल में बेचा जा रहा है, खास तौर पे विलेजों में और झुपड़पट्टियों में बेचा जा रहा है। लोग जहां सस्ता तेल चाहिए गरीब आदमी को, वो माल ले लेते हैं और वहां सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन मिक्सिंग हो रहा है। दूसरा एक और चीज पता चला कि आज जो ये रिपोर्ट आया है उसमें जो अलग अलग बातें बताई गई है, एक इंडस्ट्री के लिए भी शॉकिंग है और इंडस्ट्री भी इसमें बदनाम हो रही है। जहां तक मेरी इंडस्ट्री है तो सॉल्वेंट जो रिफाइनर्स है, ब्रांडेड है, वो तो प्योरिटी में मानते हैं और ब्रांडेड वाले कोई गड़बड़ नहीं करेंगे क्योंकि उनके ब्रांड की कीमत खराब हो जाएगी। मगर जो हो रहा है छोटे पैकर है, जो शहरों में छोटे पैकर जो पूरा एक टैंकर लेके रीपैक करके कोई भी नाम से बेचा जाता है, आप उसे ब्रांड नहीं कह सकता है, पर प्रैक्टिकल पर ब्रांड है और लोकल ब्रांड है,
नेशनल ब्रांड नहीं है, स्टेट लेवल ब्रांड नहीं है। मेहता सर, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी आपसे ये लेना चाह रहा था। आपने जो 25% सैंपल मानक से खराब बताए हैं, आप कह रहे हैं वो लूज क्वालिटी का है। क्या एफएसएसआई की रिपोर्ट में ये सारा का सारा लूज है? नहीं, ये कोई पैक्ड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लूज ऑयल में सबसे ज्यादा मिलावट हो रही है उसमें में, बाकी पैक में भी हो सकता है। सर लूज का तो कुछ कर नहीं सकते हम। लूज का देखिए, लूज का तो हमारे तंत्र को और सख्त होना पड़ेगा कि उसमें मिलावट, और संभव भी है। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब आदमी पैक्ड तेल को अपने घर लेकर आता है और उसे पता नहीं होता है कि ये मिलावटी है, तो उसका कैसे करें सर? उसका क्या, उसका वो रीजन क्या, कैसे इस पर लगाम लगे? एक मिनट नहीं, एक मिनट। मिलावट रोकने के लिए जितना आपके पास एक्ट में प्रोविजन है वो यूज करना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने आज से 3 साल पहले छूट दे दी थी कि आप लूज ऑयल सेल कर सकते हैं। क्यों किया? आपको क्या अपनी सिटीजन की फिक्र नहीं है क्या? खुद गवर्नमेंट अलाउ कर रही है लूज सेल में आप सेल करो, और ज्यादा मिलावट वहां हो रही है। बाकी जो आपके रिपोर्ट मैंने पढ़ा है, हम तो चाहते हैं कि उसमें एक्शन टेक कर रिपोर्ट लिया जाए। गवर्नमेंट ने इतना अच्छी जानकारी मिली है तो उसमें क्या एक्शन लिया, वो भी एक जरूरी है। क्योंकि जब तक कोई एक्शन, खाली रिपोर्ट से फायदा नहीं है। रिपोर्ट एक जानकारी मिल गई कि बड़े पैमाने में मिलावट हो रही है, पर अभी आगे आप क्या करना चाहते हैं वो तो आपको बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्शन। नहीं सर, बड़े महीने में बट सर गवर्नमेंट तो यही बोलती है हर बार कि गरीब आदमी तो 1 किलो तेल खरीदेगा नहीं, और जिस तरह के दाम हैं, और हमने तो पिछले दिनों रिपोर्ट दिखाई थी, आपको बखूबी मालूम है मेहता सर, कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी, उसके बावजूद जो है कंपनियां एमआरपी में कमी का फायदा कंज्यूमर को मिल नहीं रहा था। तो आम आदमी, जो छोटा आदमी है, जो अपने छोटे मोटे कारोबार कर रहा है, मजदूरी मेहनत कर रहा है, वो तो खुला तेल ही लेगा ना सर, उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, आई थिंक खुला तेल और पैक में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर छोटे आपको चाहे तो 200 ग्राम का भी पैकेट मिलता है, 500 ग्राम का भी पैकेट मिलता है, और इसकी कीमत इतनी नहीं बढ़ती है। तो जब भी मिलावट होती है, नफाखोरी के लिए मिलावट हो रही है, पैकिंग की वजह से उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है। अगर 1 किलो का पैकिंग अगर आप देखें, ये 3 रुपया या 2 रुपया है, जब 100 रुपए की चीज पे 3 रुपए पैकिंग में जा रहा है, वो बड़ी चीज नहीं है। हाँ, उससे जो मिलावट हो रही है, महंगा तेल में सस्ता तेल डाल के जो पैसा बने का एक नुस्खा बनाते हैं, वो एक गलत है। और हम चाहते हैं कि जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने की है, उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बाहर आनी चाहिए। ये तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि फसाई ने अपनी रिपोर्ट दी है, इसके रिपोर्ट के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आनी चाहिए। और दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण सजेशन ये है कि बात खुले तेल की नहीं है, थोड़ी बहुत अगर पैक से महंगाई होती है, लेकिन सेहत तो सुरक्षित रहेगी। खुले तेल में आप मिलावट करने देने की इजाजत तो नहीं दे सकते, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन सर 13% सैंपल में ब्रांडिंग की गड़बड़ी मिली है। अब इस पर लगाम कैसे मिला कि ब्रांडिंग की गड़बड़ी को कैसे रोका जाए इसे, और ये कितना चिंताजनक है? नहीं, ब्रांडिंग के वही मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्रांडिंग जो बड़ी नेशनल ब्रांड है, तो स्टेट लेवल पे ब्रांड है, जिसकी ब्रांड की कोई वैल्यू है। ये ब्रांड नहीं है, ये लेबल है। मेरे ब्रांड राम है, आपकी श्याम है, जस्ट टू आइडेंटिफाई। वो ब्रांड नहीं बन जाती। ब्रांड तो वो है जिसका मार्केट में प्रीमियम हो, लोगों को विश्वास हो कि चलो मैं एक्स कंपनी का माल ले रहा हूं, अच्छा ही होगा। दैट्स ए ब्रांड। राम और श्याम में ब्रांड नहीं बन जाती है, और अनफॉर्चुनेटली आप उनको भी ब्रांड गिने जाती है। लोकल लेवल पे जो कंज्यूमर जो एक छोटा पैकर करते हैं, वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए कोई भी नाम डाल देता है, वो ब्रांड नहीं है, उसका वो तो प्रीमियम नहीं मिल रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि लेबलिंग का इशू है, गलत लेबलिंग का। यस, लेबलिंग का है। और अच्छा, उसमें एफएसआई को उसको भी एक्शन लेना चाहिए सर। एफएसआई का अगर कोई ने ब्रांडिंग एक चीज बताइए सर, ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है एफएसआई का। मुझे ये बताइए सर कि लीकेज कहां पर है? एक फैक्ट्री में तेल का उत्पादन हो रहा है या उसकी पैकिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होकर मार्केट में भी आ जा रहा है, धड़ल्ले से बिक भी रहा है। 25% सैंपल जो है वो मिलावटी है, अंडर क्वालिटी है। फसाई उनको तब पकड़ता है। ये जो बीच में सर लीकेज है, ये लीकेज है कहां पर? फसाई तो बड़ा एम्पावर्ड एक संस्थान है, ये उसकी भी पकड़ में कैसे नहीं आ पा रहा है? नहीं, अभी तो रिपोर्ट बाहर आई है, अभी तो एक्शन टेकन लेना चाहिए उसमें। अगर आज एक्शन लेके तो दूसरा डरेगे। आप एक्शन नहीं लेके खाली रिपोर्ट पब्लिश करके क्या फायदा है? आई एम श्योर कि एफएसआई उसमें भी एक्शन लेगी और लेना चाहिए, और सबको देखना चाहिए
कि हम गड़बड़ मिलावट कर रहे हैं, उसके लिए हमको पेनलाइज कर जा रहा है, और उसका नाम भी बाहर आना चाहिए ताकि दूसरे लोग उससे माल खरीदे नहीं। वो सारी चीजें एफएसआई को करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी जो सर्वे की है और जो उसका नतीजा है, नतीजा पे एक्शन जरूरी है। सर अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी, इसमें किसी का नाम नहीं है पर्टिकुलर से, इसमें आंकड़े दे दिए हैं कि 25% खराब है साहब, नाम नहीं है। नहीं, ये डिटेल रिपोर्ट नहीं है, ये तो एक समरी जैसा है, समरी रिपोर्ट है, ये तो प्रेस रिलीज है, इज नॉट ऑन। पूरा रिपोर्ट तो काफी होगा, वो भी पब्लिश हो जाए तो सबको पता चलेगा कि इसमें किसी का सैंपल उठाया गया था और कौन सी कंपनी से इन्वॉल्व है, तो लोग भी समझ जाएंगे कि भाई एक कंपनी से माल नहीं लेना है, उसका सैंपल फेल हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका 1/4 तेल खराब है, खराब क्वालिटी का है, जहरीला है, तो फिर वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ब्रांड हैं, वो कौन से कारोबारी हैं जो इसमें संलिप्त हैं, उनके नाम भी उजागर होने चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और कार्रवाई क्या हुई है इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी होनी चाहिए, जिसका मेहता साहब जिक्र कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फसाई ने बहुत महत्वपूर्ण सर्वे किया है, अब इस पर जो भी एक्शन होगा उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार को भी दे, पब्लिक डोमेन में भी रखें, मीडिया के सामने भी आए, ताकि तब जाके ऐसे सर्वेस का कोई फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता सर। और मेरा एक और सुझाव, और एक सुझाव है। हाँ बोलिए सर। जैसे और भी जो फूड आइटम जाके स्पाइसेस है, उनकी भी सर्वे करना चाहिए, वहां भी काफी गड़बड़ मिलती है स्पाइसेस में। आप हल्दी में देखो क्या क्या डालते हैं, मिर्ची में क्या क्या डालते हैं, तो उसकी भी एक ऐसी जो एफएसआई को मेरी रिक्वेस्ट है, उनकी भी एक सर्वे कीजिए और ऐसा रिपोर्ट बाहर लाइए ताकि जनता को मालूम पड़े कि भाई क्या क्या बनावट होते हैं। और मैं एफएसआई को और एक धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने एक बुकलेट अच्छी बनाई है कि कैसे आप घर पे मिलावट टेस्ट कर सकते हैं। वो बुक कभी ज्यादा पब्लिसिटी हो। जी हाँ, वो हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए वो बताने की कोशिश भी की है, लेकिन ये वाकई में ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो होगा। अच्छे सुझाव दिए सर आपने। आप कह रहे हैं कि सिर्फ एडिबल ऑयल सर्वे ही ना हो, बल्कि जो पैकेज्ड फूड है बाकी जो फसाई के दायरे में आते हैं उन सब का सर्वे हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम, काफी बिल्कुल काम में आएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया बीवी मेहता सर, आपने वक्त निकाला, महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया, शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं जी बिजनेस की खास मुहिम की। बुरे वक्त में अपनों की आर्थिक सुरक्षा के लिए टर्म प्लान बेहद जरूरी है, यह बात सबको समझ में आ गई है, खास तौर से कोविड के बाद। हर फाइनेंशियल एडवाइजर, यहां तक कि इंश्योरेंस रेगुलेटर भी, इंश्योरेंस कंपनीज भी टर्म प्लान लेने के लिए जोर डालती रहती हैं, उसके बारे में जागरूकता भी चलाती हैं। लेकिन हमारी जांच में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। अगर आप 5 लाख रुपए से कम पैसा कमाते हैं तो कई कंपनियां आपको टर्म प्लान नहीं देंगी, और यही नहीं, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो भी आपको टर्म पॉलिसी नहीं मिलेगी। जी हां, जी बिजनेस टर्म इंश्योरेंस में कंपनियों के इसी भेदभाव के खिलाफ मुहिम चला रहा है। आज हम यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है, प्रीमियम देने में सक्षम है, वो टर्म प्लान लेना चाहता है, तो क्या आप उसे टर्म प्लान नहीं देंगे? अगर ग्रेजुएट होने की शर्त तो इससे भी ज्यादा बेमानी है। देश की 85% से ज्यादा आबादी ग्रेजुएट नहीं है, तो क्या इन लोगों को टर्म प्लान लेने का हक नहीं है? जी बिजनेस की यह रिपोर्ट देखिए और इसे हमारी मुहिम समझिए। कोरोना महामारी के बाद शायद ही कोई ऐसा हो जिसे टर्म प्लान की अहमियत पता न चली हो। कई इंश्योरेंस कंपनियां टर्म प्लान पर लुभावने ऑफर भी दे रही हैं, लेकिन ठहरिए, ये लुभावने ऑफर सभी के लिए नहीं है। सस्ते प्लान के लिए आपको ग्रेजुएट और अच्छी कमाई करने वाला भी होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनियों की इस भेदभाव की शिकायत जी बिजनेस को दर्शकों की ओर से लगातार मिल रही थी। हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए मैक्स लाइफ कस्टमर केयर से बात की तो पता चला कि आपकी कमाई 5 लाख से कम है और आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस गुड़गांव। हाँ बोलिए जी। तो आपने वेबसाइट पे इंटरेस्ट शो किया था सर, उसी के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। अनुराग सर, मैं जानना चाहते हैं ये प्लान आप अपने लिए देख रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर किसी पर? अपने लिए। ओके, दैट्स गुड। अनुराग सर, आपको टर्म प्लान के बारे में नॉलेज है सर? हाँ है। ओके, सो अभी आपको तो क्या फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है सर, या कोई क्वेरी? नहीं, पता करना था, मुझे क्लियर नहीं हुआ। मेरी जो इनकम है ना 4 लाख रुपए है और मुझे 50 लाख का चाहिए इंश्योरेंस। जी।
हाँ जी, तो ठीक क्या है। प्रीमियम आएगा? और मैं नॉन ग्रेजुएट हूँ। हाँ ओके सर, मैं बताना चाहूंगा अभी आप इस प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सर इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है सर वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। जी अच्छा, ग्रेजुएट होना जरूरी है? जी सर। क्या वजह ग्रेजुएट होने से? सर ये IRDA की गाइडलाइन है सर, इसकी कोई वजह नहीं बता सकता सर, ये कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। ठीक है, मतलब मैं ग्रेजुएशन करके ही ले सकता हूँ, उससे पहले नहीं ले सकता? हाँ, या अगर आप 12th हैं तो आपकी एनुअल इनकम 10 लाख होनी चाहिए, देन तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत के बाद जी बिजनेस की टीम ने HDFC लाइफ से भी बात की, और जब पॉलिसी बाजार के कस्टमर केयर से बात की गई तो उसने अलग ही तर्क रखा। कंपनी के कस्टमर केयर का कहना है कि ज्यादा कमाने वाले लोग अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखते हैं, इसलिए कम कमाने वालों पर ऐसी शर्त रखी गई है। अच्छा, ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो क्या वजह, मतलब ये किसका रूल होता है? ये IRDA से सेट होके आता है सर। ये लोग कैसा है ना, अभी पहले कैसा सर, अगर आप 5 साल 6 साल पीछे जाओगे ना तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है ना, कंपनी मतलब बोलती थी आ जाओ ले लो, आ जाओ ले लो। अभी कैसा हो गया ना, ड्यू टू कोविड है ना, अभी उल्टा हो गया। अभी कस्टमर्स आ रहे, लेकिन कंपनी ना दुनिया भर का टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रही है। सिर्फ आईप्रू ने ना ICICI ने 1093 करोड़ का क्लेम सेटलमेंट किया है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और HDFC ने मिला के 900 करोड़ का क्लेम सेटल करके दिया है। तो अभी कैसा है कि भाई जो अभी उनको पता है, जो बंदा ग्रेजुएट है तो वो सोच समझ के कोई भी चीज खरीदी करेगा, कोई भी चीज खाएगा पिएगा, वैसा वो रहेगा जिसके उसकी लाइफ को कम रिस्क हो। ऑब्वियसली बजाज आप देखते हो, बजाज में तो सीधा मतलब वो लोग पॉलिसी इश्यू नहीं कर रहे 12वीं के लिए। अच्छा, मतलब सीधा अगर आप ग्रेजुएट हो तो ये आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अपनी कमाई और पढ़ाई की वजह से इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलने की दिक्कतों को देखते हुए साल की शुरुआत में इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की, जिसका नाम सरल जीवन बीमा दिया गया। यानी सभी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी शर्तें एक समान होंगी, सिर्फ प्रीमियम अलग हो सकता है। ज्यादातर कंपनियां इसमें 25 लाख सम एश्योर्ड तक का कवरेज दे रही हैं। जब हमने इसकी जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। 30 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए 40 साल का 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड कवरेज 15,1518 है, लेकिन अगर आपकी कमाई 5 लाख से ज्यादा है तो सामान्य प्लान में 50 लाख के कवरेज के लिए भी आपको प्रीमियम 9,614 रुपए ही देना है। यानी सामान्य पॉलिसी के मुकाबले सरल जीवन पॉलिसी में प्रीमियम 3 गुना ज्यादा है। HDFC लाइफ जैसी कंपनियां तो इस पॉलिसी को मात्र 40 साल की उम्र तक ही जारी कर रही हैं। यानी 30 साल की उम्र में टर्म कवर लिया तो मात्र 10 साल का ही अधिकतम कवरेज मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में LIC एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें ऑनलाइन पॉलिसी डिटेल्स चेक करते हुए हमें कमाई और पढ़ाई की शर्तें जरूरी नहीं दिखी। लेकिन सवाल यही है कि बाकी इंश्योरेंस कंपनियों में टर्म इंश्योरेंस को लेकर ये भेदभाव क्यों? क्या कम कमाने वाला या अंडर ग्रेजुएट इंसान सस्ते और बेहतर बीमा का हकदार नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और टर्म इंश्योरेंस में कंपनियों की मनमानी और भेदभाव के खिलाफ जी बिजनेस इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहेगा। आज रात 10:26 पर आपकी खबर आपका फायदा में हम इंश्योरेंस कंपनियों की इस मनमानी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या टर्म इंश्योरेंस सिर्फ ज्यादा कमाई वालों के लिए है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए है। इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट एडवांस में होती है। अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है मगर प्रीमियम देने में सक्षम है, वो चाहता है कि वो कवर्ड रहे, उसका भविष्य, उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे, तो टर्म प्लान क्या उसका अधिकार नहीं? और ग्रेजुएट होने की शर्त तो इससे भी ज्यादा बेमानी जो हम बता रहे हैं। देश की 85% से ज्यादा आबादी 12वीं या उससे कम पढ़ी लिखी है, तो क्या इन लोगों को बीमा लेने का हक नहीं? ये हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से रात 10:26 पर। महावीर चोपड़ा साहब हमारे साथ होंगे बेशक.org के, और नीलेश साठे साहब हमारे साथ होंगे जो कि पूर्व मेंबर हैं एडाई के लाइव। आज रात 10:26 पर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा टर्म बीमा भेदभाव वाली सीमा। आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। मैदानी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। बारिश और ओले पड़ने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में ओले से चना, तुअर और कपास को नुकसान हुआ। अहमदनगर जिले की रहाता, श्रीरामपुर और नेवासा तहसील में ओले गिरने से अंगूर और प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ। शिरडी के आसपास के इन इलाकों में बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं किसानों ने कुछ दिन पहले ही प्याज की रोपाई की थी, लेकिन ओले गिरने से वो भी चौपट हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश के चलते खरीद केंद्रों पर रखा धान भीग गया।
राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर में ओले पड़ने से फसलों की बर्बादी हुई। एक तरफ जहां ओलों की वजह से किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो रही है, वहीं देश भर में मौसम सर्द होता जा रहा है। कहीं भारी बर्फबारी तो कहीं शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। इसके अलावा नैनीताल में भी बारिश के बाद बर्फबारी हुई है। इसके बाद आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के कारण यहां घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। दार्जिलिंग के टाइगर हिल में बर्फबारी के बाद 3 इंच की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फबारी के बाद से पर्यटक खूब आनंद उठा रहे हैं बर्फ का। साथ ही साथ सिक्किम में भी लगातार बर्फबारी जारी है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट की घोषणा आज कर दी गई है। इस लिस्ट में इस बार भी आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर काबिज हुआ है। वहीं राज्य सरकारों की ओर से संचालित तकनीकी यूनिवर्सिटीज की श्रेणी में पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। इसके बाद दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे और तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से देश भर के शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार के बेड़े में नई कार शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 12 करोड़ की नई कार मंगाई गई है। इसका नाम मर्सिडीज मेबैच S650 गार्ड है। क्या है इस कार की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट। पीएम मोदी के काफिले में एक और नई गाड़ी शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री की नई सवारी सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि अभेद्य किला है, जिसमें सुरक्षा के कई इंतजाम मौजूद हैं, जो दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम है। और ये कार है मर्सिडीज मेबैक S650। गोली और धमाके भी इसके आगे बेअसर होंगे। इस कार को रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर से अपग्रेड किया गया है। नई मेबैक 650 गार्ड VR 10 लेवल के प्रोटेक्शन के साथ लेटेस्ट फेसलिफ्टेड मॉडल है। मर्सिडीज मेबैक ने पिछले साल भारत में S600 गार्ड को 10.5 करोड़ रुपए में लॉन्च किया था। वहीं S650 की कीमत 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। इसमें सिक्योरिटी लेवल किसी प्रोडक्शन कार में दिया गया अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन है। 6 लीटर ट्विन टर्बो V12 इंजन से संचालित होती है। ये 516 bhp की पावर और 900 Nm का टॉर्क देता है। ये कार अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। कार की बॉडी और खिड़कियां कठोर स्टील कोर बुलेट का सामना करने में सक्षम है। इस कार में बैठा व्यक्ति महज 2 मीटर की दूरी पर होने वाले 15 किलोग्राम तक के TNT विस्फोट से सुरक्षित रह सकता है। गाड़ी की खिड़कियों पर पॉलीकार्बोनेट की परत होती है। इससे सुरक्षा का एक और लेयर मिलता है। गैस हमले की हालत में केबिन को अलग से एयर सप्लाई भी मिलती है। कार के फ्यूल टैंक पर एक स्पेशल कोट होता है। ये गोली लगने से हुए छेद को स्वचालित तरीके से सील कर देता है। ये कार स्पेशल रन फ्लैट टायर्स पर भी चल सकती है। कार में लेगरूम को बढ़ाया जा सकता है। पीछे की सीट्स को भी बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कार हर लिहाज से सुरक्षित है। 12 करोड़ की इस कार में अब पीएम मोदी सवारी करेंगे, जो हर खतरे से उन्हें सेफ रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको शॉपिंग करने के लिए या फिर सिर्फ सामान देखने के लिए दुकानों तक नहीं जाना पड़ेगा। अब दुकानें खुद आपके घर आएंगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपके लिए शॉपिंग करना आसान बनाया जा रहा है और शॉपिंग करने के साथ साथ आपको हर चीज के फील लेने का भी एक बड़ा जरिया अब ऑनलाइन उपलब्ध है। अब दुकानें चल कर आएंगी आपके घर। दुकानदार लाइव प्रोडक्ट्स दिखाएंगे और ग्राहक कर पाएंगे लाइव मोल भाव।
ऑनलाइन शॉपिंग में अक्सर हम सेलर के साथ जुड़ नहीं पाते अगर हमें प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा लग रहा है या हमें कुछ क्वालिटी में कमी लग रही है, और ज़्यादातर वैरायटी देखने के लिए पूरी वेबसाइट खंगालनी पड़ती है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ लाइव कॉमर्स की, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग से थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पर दुकानदार, छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार आपसे लाइव वीडियोस के जरिए जुड़ेंगे। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अगर आपको वैरायटी चाहिए तो आप लाइव वीडियो में देख सकते हैं, और अगर दाम कम ज्यादा करना है तो इस शॉपिंग एक्सपीरियंस में आप लाइव मोल भाव भी कर सकते हैं। बाज, बुलबुल, सिमसिम, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां छोटे दुकानदार लगाते हैं अपनी लाइव दुकान। दुनिया इस नए जमाने की दुकानदारी को लाइव कॉमर्स के नाम से बुलाती है, और विदेशों के बाद अब कई भारतीय प्लेटफॉर्म्स इस कॉन्सेप्ट को तेजी से अपना रहे हैं। यहाँ तक कि मीशो जैसे बड़े नाम भी इसमें कूदने को तैयार हैं। जानकारों की माने तो बड़े छोटे ब्रांड लाइव कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म इसलिए भी चुनना पसंद करेंगे क्योंकि Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर न सिर्फ इन प्लेयर्स को कमीशन देनी पड़ती है, बल्कि प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा फीस भी। लेकिन लाइव कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म्स पर सेलर्स को हर महीने सिर्फ 1000 से 3000 की फीस देनी पड़ती है, और महीने के अंत में सेल का कुछ 5%। शॉपर्स और मर्चेंट्स दोनों के लिए ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ लाइव वीडियो के अंदर नेगोशिएट कर सकते हैं। अपने कस्टमर अपने सवाल मर्चेंट से पूछ सकता है, मर्चेंट उनका आंसर कर सकता है, और साथ ही साथ अगर कस्टमर हैप्पी है तो वो उसके नेगोशिएट कर सकता है। लाइव कॉमर्स का कॉन्सेप्ट विदेशों में धूम मचा रहा है। खासतौर से चीन में इसका मार्केट $171 बिलियन का है। भारत में ये आंकड़ा अभी फिलहाल $1 बिलियन ही पार कर पाया है। लेकिन लाइव कॉमर्स के क्रेज को देखते हुए इसके बढ़ने की पूरी उम्मीद है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। और आइए अब बात बाजार की कर लेते हैं। बाजार में आज बेहद सीमित दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी दिन भर 17,175 से 17,285 के दायरे में घूमता रहा। आखिर में 20 अंकों की हल्की गिरावट के साथ 17,214 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 91 अंकों की गिरावट रही। दरअसल आज बाजार में कोरोना को लेकर चिंता कुछ बढ़ती दिखी। दिन में डाउ फ्यूचर्स से भी कोई खास संकेत नहीं मिला। हालांकि कल एफआईआईज की खरीद से बाजार को नीचे से कुछ सपोर्ट मिला, लेकिन यह बाजार में हरियाली लाने के लिए काफी नहीं था। आज निफ्टी के 50 शेयरों में से 20 शेयर चढ़कर तो 30 शेयर गिरकर बंद हुए। और मार्केट पर एक्शन के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जी। सेठी जी, स्वागत। सर, आज बाजार बेहद सीमित दायरे में रहा। कल दिसंबर एक्सपायरी है, कल क्या मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? अरे बिल्कुल दीपक, आप ठीक करें। आज बाजार पिछले जो 2 दिन की एक धुआंधार जो तेजी हुई थी, उसके बाद आज थोड़ा सा नेगेटिव बाजार में ट्रेंड था, बट ये कंसोलिडेशन समझ लीजिए। और बाकी कल इस महीने की, दिसंबर महीने की एक्सपायरी का दिन है, तो वोलेटाइल तो बाजार रहेंगे। और बाकी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो डाउ भी अच्छा कर रहा है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है। अगर वो इसी तरह से या और स्ट्रेंथ पे बंद होते हैं तो मुझे लगता है कल एक वापस से अच्छी शुरुआत और अच्छा एक बुलिश मार्केट हो सकता है। बाकी टुवर्ड्स द एक्सपायरी हो सकता है थोड़ा वोलेटाइल रहे बाजार। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। रूस ने S-550 एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। ये एक अल्ट्रा सीक्रेट एंटी सैटेलाइट हथियार स्टार वॉर्स मिसाइल है। यह हथियार हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेसक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम है। खबर यह है कि क्रेमलिन और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, इसीलिए रूस ने S-550 एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैन्य बलों की तैनाती की है। खबर यह भी है कि सीमा पर 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात हैं। कोरोना महामारी के बीच कनाडा सरकार ने चौंकाने वाला फैसला किया है। यहां के हेल्थ वर्कर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मेडिकल स्टाफ से काम कराया जा रहा है। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में सबसे बुरा हाल है। यहां 24 घंटे के भीतर 12,833 मामले सामने आए हैं, जो इस महीने में सबसे ज्यादा केस हैं। संक्रमितों में कई मामले ओमिक्रॉन के हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने की सलाह दी है, न जाने की सलाह दी है। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी कहा है।
दुनिया में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राहत भरी खबर है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान की है जो ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट के टारगेट को बेअसर कर देती है। इस रिसर्च को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर का कहना है कि अगर इस एंटीबॉडी को लेकर वैक्सीन बनाई गई तो ये एक बड़ी सफलता होगी, क्योंकि इसके जरिए कोरोना जैसी महामारी को खत्म भी किया जा सकता है। अब तक दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों में माफ कीजिएगा 106 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट्स के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तरी इजराइल में 2000 से ज्यादा पक्षियों को मार दिया गया है। इसकी वजह बर्ड फ्लू बताई जा रही है। खबर है कि झील में कुछ सारस मरे मिले। इसकी जांच करने पर बर्ड फ्लू के लक्षण मिले। इसके बाद इन सारस पक्षियों के संपर्क में आने वाले पक्षियों को मार दिया गया। इसके साथ ही संपर्क में आए कई मुर्गियों को भी मारा गया है ताकि यह खतरा अन्य पक्षियों में न फैले। इधर प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बर्ड फ्लू को लेकर सुरक्षा सलाहकार और विशेषज्ञों से मुलाकात भी की। इसी के साथ ये था आज का इंडिया 360। हैशटैग याद रखिए ZIndia360। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें। नमस्कार।